वेलकम स्टूडेंट आज हम ये जो 10th क्लास का साइंस का लेसन है जो हमने लास्ट वीडियो में एक्टिविटी 10.2 तक पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 10.2 चेतावनी। अब देखो, जब ये आप एक्टिविटी अगर मान लिया परफॉर्म भी करते हैं तो उसमें एक चेतावनी दे रखी है, एक वार्निंग है आपके लिए। सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दर्पण द्वारा परावर्तित जो प्रकाश होता है उसकी तरफ नहीं देखना है और सूर्य की ओर नहीं देखना। ये दोनों ही काम आपने जो है ना ये नहीं करने। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। अवतल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, अवतल दर्पण जो कुछ इस तरह से होंगे, जिसके बाहर वाले सरफेस पे इस तरह से पॉलिश की होगी। ठीक है, तो सूर्य की किरणें जो हैं इस तरह से गिरेंगी इसके ऊपर और किसी निश्चित बिंदु के ऊपर ये क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। ठीक है, दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु न प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या करना है कि ये दर्पण लेके आपने कागज की शीट के ऊपर, इसमें जो सूर्य का प्रकाश गिरेगा इस दर्पण के ऊपर, उस प्रकाश को फोकस करना है। यानी दर्पण से टकरा के सूर्य की जो किरणें आएंगी वो कागज़ के ऊपर गिरेंगी। ठीक है, और जब ये पूरी तरह फोकस हो जाएगा तो कागज़ के ऊपर आपको एक जो ना एक डॉट नज़र आएगा, एक बिंदु टाइप सूर्य का प्रकाश जो है वो नज़र आएगा आपको। ठीक है, कागज़ की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज़ की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु न प्राप्त हो जाए। दर्पण तथा कागज़ को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़िए। आप क्या देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? जैसे ही आप फोकस करेंगे कागज़ के ऊपर आपको एक तीक्ष्ण डॉट मिलेगा, एक शार्प बिंदु मिलेगा। तो कुछ देर बाद क्या होगा कि कागज़ जो है उस बिंदु की जगह पे जलने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अगर आपके पास ये मिरर नहीं है, ये दर्पण नहीं है, तो आप मार्केट से या अपने स्कूल में टीचर से कह के प्रयोग जो है कर सकते हैं। सर्वप्रथम कागज़ सुलगना प्रारंभ करता है, धुआं उठने लगता है, अंततः यह आग भी पकड़ लेता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित का मतलब होता है फोकस। ठीक है, फोकस हो जाता है। वास्तव में कागज़ की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। जो आपको डॉट दिखाई दिया ना, तीक्ष्ण बिंदु, वो क्या है? सूर्य का प्रतिबिंब है। ठीक है, कागज़ पे जो बना हुआ है। ठीक है, यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है और जो बिंदु जिस पर वो शार्प बिंदु आपको मिल रहा है तो वो उस दर्पण का क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, फोकस एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर दर्पण पर गिरने वाली सभी किरणें जो हैं वो क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अब देखो सारी जो किरणें हैं वो क्या करेंगी? एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो आपको पता है कि सूर्य जो है सूर्य का प्रकाश जब किसी चीज़ पे गिरता है तो वो चीज़ गर्म हो जाती है। अगर हम उसके प्रकाश को बिल्कुल इकट्ठा कर दें, ठीक है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर दें सभी किरणों को, तो क्या होगा? वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी, वहाँ ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। उसके कारण क्या होगा? कागज़ जो है वो जलने लग जाता है अत्यधिक गर्मी के कारण। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण की जो स्थिति है जहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेके जहाँ
वो बिंदु बन रहा है वहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, आइए इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करें। एक रे डायग्राम बनाएंगे हम, किरण आरेख बनाएंगे किरणों की सहायता से। ठीक है, चित्र 10.2 के ए डायग्राम में यहाँ दिया हुआ है ये चित्र। ठीक है, ये ऊपर दिया हुआ है चित्र, यहाँ पे ये दे रखा है आपको, ये वाला चित्र। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत सी किरणें इस दर्पण के ऊपर गिर रही हैं और ये किरणें जो हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। अब बच्चों ध्यान देने की बात ये है कि जब किरणें एक दूसरे के समानांतर आती हैं तो आप समझ लो कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं, अनंत से। अनंत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूरी, जितना आप सोचे उससे भी ज़्यादा दूर। ठीक है, तो सूर्य जो है बहुत ज़्यादा दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो जो किरणें समानांतर आती हैं दर्पण के ऊपर, वो किरणें हमेशा किसी निश्चित बिंदु पे मिलती हैं। ठीक है, तो ए बी जो है, ए बी ये हमारा कोई बिंब है। ठीक है, बिंब का मतलब वस्तु है जो अनंत पर रखी हुई है। अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं। परावर्तित किरणों का परीक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही या प्रतिच्छेदी हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। तो ये बिंदु कौन सा होगा, ये एफ जो होगा यहाँ पर दिखाया गया, क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ठीक है, क्या होगा, मुख्य फोकस। ये जो बिंदु यहाँ पर दिखाया गया है इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाला बिंदु। ठीक है, इस प्रकार चित्र 10.2b को ध्यानपूर्वक देखिए। अब 10.2b में क्या दिया, उत्तल दर्पण दिया है। ठीक है, पहले ए डायग्राम में क्या दिया हुआ था, अवतल दर्पण दिया हुआ था। अब इसने क्या ले लिया, अवतल दर्पण की बजाय उत्तल दर्पण ले लिया। ठीक है, परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही या प्रतिच्छेदी हैं। सॉरी, हम नीचे पढ़ रहे हैं। इस प्रकार चित्र 10.2b को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा समानांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ देखिए, ये जो किरणें हैं यूँ लग रहा है कि जैसे इस एफ से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, एफ से। ठीक है, लेकिन ये वास्तव में नहीं आ रही। ठीक है, ये काल्पनिक रूप से हमें लग रहा है कि ये आ रही हैं। ठीक है, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये जो काल्पनिक बिंदु एफ दे रखा है ना यहाँ, ठीक है, ये वास्तव में कोई बिंदु नहीं है। हम मान रहे हैं कि कोई बिंदु है जहाँ से मानो सारी किरणें जो हैं टकरा के वापिस आ रही हैं। ठीक है, वहाँ पर मिल रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, तो मुख्य फोकस जो उत्तल दर्पण का वो क्या है, आभासी है। आभासी का मतलब जो वास्तव में नहीं होता, जिसको हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस था वो दर्पण के सामने था, इसमें फोकस जो है दर्पण के पीछे है। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है दोनों में। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण हो, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो ध्रुव है ये वाला जो पी पॉइंट से दिखाया गया है और फोकस एफ तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। एफ स्मॉल एफ से लिखेंगे, छोटे एफ से। ठीक है, इसे अक्सर एफ द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का एक परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वर्ताकार सीमा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वार का अपर्चर है। अब देखो, अपर्चर की बात कर रही है। अपर्चर का मतलब है द्वारक। ठीक है, जिसमें से सूर्य का प्रकाश जो है या कोई भी प्रकाश दर्पण के ऊपर गिरता है। जैसे ये चीज़ जो है आपको नज़र आ रही है, जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी इतने हिस्से पे सूर्य का प्रकाश गिरेगा। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होगा, ये जो क्षेत्र होगा, इसको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वारक। ठीक है, ये द्वारक होगा यहाँ पे, ये सारा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वर्ताकार सीमा रेखा
होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक है। चित्र 10.2 में दूरी mn द्वारक को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। यानी हम जो हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ है, उसके अंदर हम ऐसे गोलीय दर्पणों का डिस्कशन करेंगे, उनका विवरण करेंगे जिनकी वक्रता त्रिज्या से द्वारक जो है बहुत कम होगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन द्वारक जो होगा वो बहुत कम होगा। यानी इफेक्टिव एरिया, जो कुल जो क्षेत्र होगा जिस पर प्रकाश गिरता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये द्वारक जो है आर से छोटा होगा। ठीक है, क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी के बीच कोई संबंध है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुना होती है। इस संबंध को हम r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। तो इसने जो बात बताई है वो क्या बताई है कि जैसे मान लिया आपके पास ये एक दर्पण है। ठीक है, क्या है ये एक दर्पण, और आपने इसका मुख्य अक्ष खींच दिया यहाँ पे। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये दर्पण आपका कौन सा दर्पण है, हम मान रहे हैं कि ये जो दर्पण है ये हम जो ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होगा तो ये छायादार भाग जो होगा, जो इसका पॉलिश किया हुआ हिस्सा होगा, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो ये हो गया सी। ठीक है, तो इसका मुख्य फोकस जो है वो ये हो गया एफ। तो इसने बोला है कि जो सी से पी तक, पी का मतलब ध्रुव, पी का मतलब क्या है, ध्रुव। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण को जहाँ काटता है वो बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। पी यहाँ हमने लिखा है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको सही दिखाई देगा बिल्कुल। तो पी से जो सी तक की दूरी है वो तो क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और सी और पी के बिल्कुल बीच में ये बिंदु एफ एग्जिस्ट करता है, होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये दूरी सी से एफ तक और एफ से पी तक ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये भी एफ है, एफ से पी तक की दूरी भी एफ है, और सी से एफ तक की दूरी भी क्या है, एफ है, छोटा एफ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का क्या हो गया, 2 गुना हो गया। या हम यूं कहें कि फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगी, हाफ होगी। ठीक है, तो ये बात इन 2 लाइनों में इसने बताई है। इस सूत्र को आप याद करेंगे। इसका जो प्रूफ है, इसका जो सिद्ध करते हैं हम इसको, तो बड़ी क्लासों में इसका प्रूफ आपको मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर इस बुक में ये नहीं दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है वो। अगर आप चाहेंगे तो हम इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको प्रूव भी कर देंगे कि आर जो है वो 2f के बराबर होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण जितने भी हम देखते हैं, जैसे हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की हम मुख्यतः बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे 10.21 में। ठीक है, आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में जानते हैं। आपेक्षिक साइज का मतलब ये होता है कि वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब बनेगा, जो उसकी फोटो बनेगी दर्पण के अंदर, आईने के अंदर, शीशे के अंदर, ठीक है, उसका साइज छोटा है या बड़ा है। ठीक है, इसके बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, प्रकृति का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा और कितने आकार का बनेगा, कितनी हाइट होगी उसकी, वस्तु की तुलना में कितनी हाइट होगी, और दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा। ठीक है, दर्पण के अंदर बनेगा या दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 तरह के प्रतिबिंब होते हैं। एक तो होता है आभासी प्रतिबिंब,
क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं, इमेजिनरी इमेज कहेंगे हम इसको, हम वर्चुअल इमेज कह सकते हैं वैसे। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसको हम किसी कागज़ पे, किसी पेपर पे, किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर नहीं ले सकते। जैसे अगर आप मान लिया शीशे के सामने खड़े हैं, समतल दर्पण के सामने खड़े हो, ठीक है, तो क्या आप शीशे के अंदर से अपनी फ़ोटो जो है उसको पेपर पे उतार सकते हो? क्या उसका कोई स्केच बना सकते हो शीशे के ऊपर या किसी कागज़ के ऊपर? नहीं बना सकते। इसलिए ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम स्क्रीन के ऊपर, पेपर के ऊपर नहीं ड्रा कर सकते, नहीं बना सकते, ऐसे प्रतिबिंब जो होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। वे केवल हमें दिखाई देते हैं, वास्तव में वो नहीं होते। ठीक है, उनको ड्रा करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, उनको हम कागज़ के ऊपर नहीं उतार सकते। जबकि दूसरी तरफ ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम कागज़ के ऊपर उतार सकते हैं, ठीक है, वो प्रतिबिंब कौन से होंगे? वो प्रतिबिंब होंगे आपके वास्तविक प्रतिबिंब। कौन से होंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होंगे। ठीक है, यानी जो वास्तव में होंगे। ठीक है, तो रेखा चित्र के सहायता से भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वास्तविक क्या होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जिसको हम पेपर पे, स्क्रीन पे, दीवार पे या किसी और चीज़ के ऊपर बना सकते हैं। जैसे मोबाइल से आप फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, तो मोबाइल की फ़ोटो का प्रिंट भी निकलवा सकते हो। मोबाइल का फ़ोटो जो है ना, आप किसी कागज़ के ऊपर फ़ोटो भी बनवा सकते हो। ठीक है, और फ़ोटो के ऊपर कोई कागज़ रख के, कार्बन रख के उस फोटो का आप कॉपी भी कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्टर की सहायता से उस फोटो को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, कंप्यूटर पे भी देख सकते हो। तो इस तरह के प्रतिबिंब जिनको हम स्क्रीन पे, कागज़ पे देख सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसे प्रतिबिंब क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। कौन से प्रतिबिंब होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो मोबाइल से जो फोटो हम खींचते हैं वो कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। और आप अपने घरों में जब अपने बाल संवारते हो कंघे की सहायता से, तो कौन सा प्रतिबिंब देख रहे हो अपना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर देख के बताना। ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं या आभासी हैं? क्या ये आवर्धित? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है भाई, जैसे हम छोटी सी चीज़ें ले लें और उसकी जो पिक्चर है आपको शीशे में, मिरर में बहुत बड़ी दिखाई दे, तो हम क्या कहेंगे? हमें वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित मिला है। ठीक है, मैग्नीफाइड मिला है। छोटे या समान साइज के हैं, हम एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करेंगे। ठीक है, तो इसको हम टेस्टिफाई करेंगे, एक क्रियाकलाप की हेल्प से इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 10.3, आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। कैसे? जैसे हमने सूर्य का प्रकाश जो है कागज़ के ऊपर एक बिंदु पर क्या किया था? हमने फोकस किया था। ठीक है, और कागज़ जलने लग गया था। ठीक है, क्रियाकलाप 10.2 में आपने देखा कि आपको कागज़ पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह छोटा है, अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा है। ठीक है, यह बहुत ही छोटा है। अब सूर्य तो बहुत बड़ा है, उसमें लगभग हम यूँ माने कि 13,000 धरती जो हैं वो समा सकती, इतना बड़ा सूर्य है। ठीक है, और वास्तविक भी है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि उसको हमने कागज़ पे उतार रखा है। ठीक है, उल्टा है तो क्योंकि जो स्फेरिकल चीज़ होती है, जो गोल चीज़ होती है, उसका उल्टा सीधा आप नहीं देख सकते। ठीक है, इसलिए उल्टा तो आपको यूँ दिखाई देगा। जैसे मान लियो ऑब्जेक्ट इस तरह से, वस्तु इस तरह से है, तो उसका प्रतिबिंब अगर नीचे की तरफ होगा मुँह, ठीक है, तो इसको हम उल्टा कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी गोल चीज़ का उल्टा या सीधा आप नहीं पहचान सकते कि उल्टा है या सीधा है। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब जो है आपको गोल ही नजर आता है उसमें। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी मापकर आपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। एक अवतल दर्पण लीजिए, उस पर वर्णित विधि से किसी सन्निकट फोकस दूरी, इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब कागज़ की शीट पर प्राप्त करके भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एक स्केल के ऊपर अपने जो दर्पण है उसको हम स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड करेंगे, जैसे हम दीवार के साथ में खड़े हो जाएं और किसी दूर वस्तु का हम क्या करें, एक प्रतिबिंब लें। जैसे मान लिया ये दीवार है, ठीक है, और यह आपने क्या ले लिया, एक फुटा ले लिया, स्केल ले लिया, ठीक है, और ये दीवार का कोई कोना है और कोने से आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर मिरर रख के जो यहाँ पर इस दीवार के साथ में जो चीज़ें होंगी इस तरफ, उन चीज़ों को इस मिरर के सामने रखोगे। ठीक है, यानी मिरर को इन चीज़ों के बिल्कुल बिल्कुल सामने तो नहीं रखेंगे, हम इस फुटे के ऊपर स्लाइड करेंगे आगे पीछे। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इस मिरर, ये मिरर कौन सा हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। तो इससे लाइट गिरेगी, इन ऑब्जेक्ट से आएगी, इन वस्तुओं से आएगी, पेड़ या गाड़ी है कोई भी, इस तरह से क्या होगी, इसके ऊपर टकरा के और वापस इस दीवार के ऊपर क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का जो आपको प्रतिबिंब है वो इस दीवार के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट अपनी क्लास में अपने टीचर की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है वो किसी भी वस्तु का दीवार के ऊपर जो है प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, लेकिन वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, या बड़ा बनाएगा, वो तो स्थिति पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि इसको आपने दीवार पे देखा है, बनाया है। मेज पर चाक से एक लाइन बनाइए, अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए, स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण का ध्रुव इस लाइन के ऊपर स्थित हो। ठीक है, आपने क्या करना है, ये वैसे बोल रहा है कि आपने क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचनी है और दर्पण का जो ध्रुव है वो इस लाइन के ऊपर आए, बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आए। ठीक है, किन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी चाक से पहली लाइन के समानांतर और इसके आगे दो लाइनें इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण के फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब बिंदुओं P, F और C की स्थितियों को तदनुरूपी होंगी। याद रखिए छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी F ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चित्र दिया होगा इसने। ठीक है, वैसे चित्र दिया नहीं है, इस तरह से आप डायग्राम ये बना सकते हैं। इसको एक स्टैंड पे रखना है, यहाँ पर स्टैंड होगा। ठीक है, और ये हमारा फोकस होगा। ठीक है, ये ध्रुव होगा। ठीक है, ध्रुव को हम P लिखेंगे और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो P से C के बीच में जो दूरी होगी उसका मध्य बिंदु क्या होगा, फोकस होगा। ये ध्यान रखना आपने। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए। इससे पहले एक पॉइंट और रह गया, उसको पढ़ते हैं। एक चमकीला बिंब जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती C से कुछ दूर किसी स्थिति पर रखिए। एक कागज का पर्दा बनाइए, इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तथा तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस पर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण एवं चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी प्रकृति, स्थिति, तद्बिंब के साइज के सापेक्ष इसका अपेक्षिक साइज नोट कीजिए। आपने क्या करना है, इसमें जो बात बताई इसने, आपने एक पर्दा लगाना है। कोई भी पर्दा आप लगा सकते हो इस तरीके से। आपका जो लेंस है, दर्पण है, वो इस तरह से एक मिरर या दर्पण के लिए कोई स्टैंड है उसमें होल्ड किया गया इस तरीके से। ठीक है, आपने क्या करना है, दर्पण के और ये जो स्क्रीन हमने बनाई है, जो पर्दा बनाया, इसके बीच में आप क्या करोगे, किसी मोमबत्ती को रखोगे। ठीक है, मोमबत्ती को रखोगे। ये मोमबत्ती आप अपनी हिसाब से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि इस मोमबत्ती का जो
एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब, साफ साफ प्रतिबिंब जो है इस पर्दे के ऊपर आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? पर्दे के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर्दे के ऊपर मिलेगा इधर, और वहाँ आप रोक देंगे तो दर्पण से मोमबत्ती की जो दूरी होगी, मोमबत्ती की जो दूरी होगी दर्पण से, ये क्या होगी? इसकी फोकस दूरी होगी। क्या होगी? फोकस दूरी। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, एक तो आपने जो दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश के कारण जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब बना है, उसका आपने क्या करना है, उसकी हाइट को मोमबत्ती की हाइट के साथ उसको उसकी तुलना करनी है। ठीक है, तुलना इस तरह से करें कि वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, और कितनी दूरी पे होना है ये आपने देखना है। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी प्रकृति से तथा बिंब के साइज के सापेक्ष का आपेक्षिक साइज लिखिए। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की निम्न स्थितियों के लिए दोहराइए। सी से थोड़ी दूर, सी पर, सी और एफ और सी के बीच में, एफ पर तथा ई, पी और एफ के बीच में। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर दी हुई हैं। इनको यूज करके इन बिंदुओं के अनुसार आप रखोगे मोमबत्ती को, और प्रतिबिंब की जो है आप तुलना करो। ठीक है, इनमें से एक स्थिति में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभी निर्धारित कीजिए। तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलापों में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज बिंदु पी, एफ तथा सी के आपेक्षिक बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। यानी ये बोल रहा है कि जो वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो तस्वीर बन रही है, उसकी प्रकृति का मतलब वो आभासी है या वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, कहाँ है। ठीक है, स्थिति का मतलब है कि वो कहाँ बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है या दर्पण के आगे बन रहा है, कितनी दूर बन रहा है। और साइज की बात ये हो रही है कि मोमबत्ती की जो ऊंचाई है वो मान लिया 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मोमबत्ती की ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर है, उसकी तुलना में जो प्रतिबिंब आप बना रहे हो पर्दे के ऊपर, ठीक है, उसकी ऊंचाई, उस प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से कम है या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ये आपने देखना है। ठीक है, बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए यह आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके निर्देशन के लिए सारणी 10.1 में दिया है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके 6 केस होते हैं। 6 केस जो हैं उनका सारणीबद्ध तरीके से उनको विवरणित किया गया है। यहाँ पे देखें तो ये आपको सारणी दी हुई है। जब आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, जो कि हमने एक प्रयोग भी किया था, जैसे हमने कागज़ की सहायता से सूर्य का प्रतिबिंब बनाया था जिससे कागज़ जलने लग गया था। ठीक है, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु साइज बनेगा। तो आपने देखा इतने बड़े सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो कागज़ के ऊपर एक बिंदु स्वरूप बना था। ठीक है, और ये छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक क्यों है? क्योंकि कागज़ के ऊपर बना, वास्तव में बना है। उल्टा है तो उल्टा हम देख नहीं पाते गोल चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन ये बनता उल्टा है। ठीक है, अगर हम वस्तु को सी से दूर रख देंगे, सी से दूर रखेंगे, अनंत से, अनंत पे नहीं रखेंगे, अनंत के और सी के बीच में रखेंगे, यानी सी से थोड़ा सा 10-5 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं डायग्राम में बताता हूँ आपको। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, ये हो गया सी। तो पहले केस में क्या था? पहले केस में तो यही था कि जो वस्तु थी हमारी कहाँ रखी हुई थी? अनंत के ऊपर। ये एफ है और ये सी है। ठीक है, ये हम अपनी मनमर्जी से कोई स्केलिंग नहीं कर रहे। तो वस्तु हमारी अनंत पे रखी हुई थी, ए बी। ठीक है, उसका प्रतिबिंब जो है इसके सामने ही बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। इस तरह से किरणें आएंगी, जो कि इस किताब के अंदर चित्र भी दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है यहाँ बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? यहाँ बनेगा।
इस तरीके से। नीचे भी किरणें दिखा सकते हैं आप। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीर का निशान है वो आपने लगाना है, ये आपतित किरण है तो तीर का निशान जो है आपतित किरण के लिए भी लगाना है और परावर्तित किरण के लिए भी लगाना है। ठीक है, परावर्तित किरण कौन सी है? परावर्तित किरण ये होगी, ये वाली। टकराने के बाद जो किरण आई वो परावर्तित किरण होगी। ये सारी किरणें क्या हैं? परावर्तित किरणें हैं। जिस तरह ये आपतित हो जाएगी और ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी किरणें जो हैं एक बिंदु पे मिलेंगी तो ये क्या हो गया? ये प्रतिबिंब हो गया उस वस्तु का जो अनंत पे रखी हुई है। और ख़ास बात ये है, इसमें सारी किरणें जो होंगी अनंत से जो वस्तु, अनंत पे जो वस्तु रखी हुई उससे जो प्रकाश आ रहा है, जो किरणें आ रही हैं, वो क्या आएंगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। सारी किरणें आपस में भी समानांतर होंगी और मुख्य अक्ष के भी समानांतर होंगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा केस है उसमें ये बताया कि जब वस्तु जो है एफ और सी से परे रखी हो, यानी सी से थोड़ा सा दूरी पे, मान लो वस्तु यहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण, इसको हम इस तरह से करेंगे, ये पी हो गया, दो रो हो गया, ये हमारा एफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक किरण खींचनी है बिल्कुल सीधी, तीर का निशान लगाना है। तो ये जो है ये समानांतर आई है किरण मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो इसके लिए खास बात ये होगी कि ये हमेशा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी? मुख्य फोकस से होके जाएगी। आप फुटे से खींचोगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा ये। ठीक है, आपतित किरण के ऊपर और परावर्तित किरण के ऊपर, दोनों के ऊपर आपने तीर का निशान जरूर लगाना है। फिर एक किरण आप जो है कहाँ से गुजारोगे? फोकस से गुजार दो एक किरण। कहाँ से गुजारोगे? फोकस से। ठीक है, इस तरह से गुजार दोगे एक किरण। ठीक है, फोकस से इस तरह से गुजार देंगे एक किरण, तो ये आपतित किरण हो गई। फिर तीर का निशान प्रयोग करेंगे। अब देखो ये किरण जो है फोकस से होके जा रही है। ठीक है, तो ये टकराने के बाद, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? ये समानांतर हो जाएगी। किसके? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये खास बात होती है इनके बीच में। ठीक है, तो इस पर भी तीर का निशान लगाएंगे। अब ये दोनों किरणें जो पैरेलल आई थी, जो समानांतर आई थी, जो फोकस से होके वापस आई, ये और जो किरण जो है फोकस से होके फिर टकराई और वापस आई, तो दोनों किरणें जो हैं इस बिंदु पे काट रही हैं। अब इस बिंदु को हम मुख्य अक्ष के ऊपर मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसको मैंने बोल दिया ए डैश बी डैश। ये हमारा वस्तु है ए बी। ठीक है, ए बी, और ये होगी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है ये साइज में छोटा, आप देख सकते हैं कि वस्तु जो थोड़ी सी बड़ी है और प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? छोटा है, और उल्टा भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है? एफ और सी के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एफ और सी के बीच में। तो टेबल में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तीन बातें लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी उसकी स्थिति। ठीक है, लोकेशन। और साइज, साइज का मतलब उसका वस्तु की तुलना में उसकी हाइट छोटी है या बड़ी है। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है कि प्रकृति। प्रकृति का मतलब है वो उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो आपका वास्तविक बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो आप ये एक बात ये नोट करो कि जहाँ कहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उसमें हमेशा प्रतिबिंब जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। ये बात आपको नोट कर लेनी कि जो वास्तविक होते हैं सारे प्रतिबिंब वो उल्टे बनते हैं, और उल्टे प्रतिबिंब क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। ये बातें दोनों जो हैं इकट्ठी चलेंगी, ये अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, कभी भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा उल्टा ही बनेगा, ये आप ध्यान रखो, पक्की बात है। ठीक है, उसके बाद हम अगला केस इसका पढ़ेंगे। अगला केस कौन सा है? जब वस्तु सी पर रखी हो, यानी बिंब की स्थिति सी पर हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? सी पर ही होगी, और समान साइज का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो यहाँ पर जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बने हुए हैं उनमें सभी में उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, और जिसमें आभासी उसमें सीधा लिखा हुआ है। तो ये बात नोट करने की है कि आभासी हमेशा सीधा बनता है या सीधा हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बारी बारी जो हैं आप इनके चित्र को यहाँ देख सकते हो, ये दिखाए गए हैं। ठीक है, ये दिखाए हुए हैं नीचे जो चित्र 10.6 में। ठीक है, सॉरी 10.7 में दिखाए गए हैं। इनको आप अपनी कॉपी पे बना के देखोगे। कोई समस्या आती है तो कमेंट में हमसे पूछेंगे कि कैसे ये डायग्राम बना। ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो इसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे आगे। इस टेबल के बाद, इस सारणी के बाद, इस सारणी में से
कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल कन्फर्म पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है। इसलिए आप इस सारणी को तैयार करेंगे, बार बार इसके जितने भी 6 केस हैं वो सारे आप अपनी कॉपी पे बना के देखोगे, पेंसिल और फुटे की हेल्प से, स्केल की हेल्प से। ठीक है, रफली नहीं बनाने, फुटे की हेल्प से बनाने हैं आपने। 10.22 किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण। तो जो ऊपर टेबल हमने पढ़ी है उसका निरूपण करेंगे, उसको बनाना सीखेंगे हम। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींच कर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित प्रतिबिंब पर, विस्तारित बिंब पर, विस्तारित क्या होता है, जो साइज में पॉइंट नहीं हो, छोटा नहीं हो, जो साइज में पॉइंट ना हो के थोड़ा सा विस्तृत हो, ठीक है, यानी बड़ा हो। ठीक है, पॉइंट तो क्या होता है, पॉइंट तो इस तरह से होता है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ठीक है, लेकिन विस्तृत क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे मैंने ए बी पर जो बिंब है वो दिखाया था आपको। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग, इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविचार कुछ को चुना जा सकता है, यानी अपनी मर्जी से, सुविधा के अनुसार, सुविचार नहीं, सुविधा के अनुसार हम चुन सकते हैं। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए 2 किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। यानी 2 किरणें अगर हम लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, सुविधाजनक होगा, आसान होगा। ठीक है, वैसे किरणें आप बहुत ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन 2 किरणें कम से कम आपने लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये किरणें ऐसी हों कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं का जानना जरूरी हो, आसान हो, सॉरी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम किरण आरेख खींचते हैं तो एक किरण तो आप क्या लेंगे, एक किरण तो आप क्या लेंगे, समानांतर लेंगे मुख्य अक्ष के। क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे। जैसे ये हमारी वस्तु है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे। किसको, इस एक किरण को, ये वाली किरण जो होगी इसको मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे। हर एक डायग्राम में करना आपने ये, ठीक है, हर एक डायग्राम में। और एक को हम क्या करेंगे, फोकस से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो फोकस से गुजरने के बाद अब देखो ये दोनों किरणें जो हैं ये आपतित किरणें हैं। ठीक है, अब ऐसी किरणों का हमें चुनाव करना होता है जिनका टकराने के बाद हमें रास्ता मालूम हो कि वो कहाँ से होके जाएंगी और किस तरह से जाएंगी। तो समानांतर जो किरण आ रही है, आपतित किरण जो समानांतर है, इसके बारे में ये पक्का होता है कि ये हमेशा फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो एक किरण तो ये आपने चुननी हर डायग्राम में। ठीक है, तो ये फोकस से होके इस तरह से बिल्कुल सीधी चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो किरण फोकस से होके जाएगी, आपतित किरण फोकस से होके जाएगी और दर्पण पे टकराती है, तो टकराने के बाद ये किरण जो है ये समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समानांतर। ठीक है, समानांतर हो जाएगी। तो समानांतर आने वाली किरणें कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी, और फोकस से होके आने वाली किरणें समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, ये केस जो है ये दोनों किरणें एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, अगर हम इसमें इस तरह से इस एरो को लगा दें, ठीक है, तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ये किरण इस तरह से यहाँ मिल जाएगी और ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण जो फोकस से होके आई है, ठीक है, ये यहाँ मिल जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे, या हम इसको मान सकते हैं ये इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपने करना है, 2 किरणों का चुनाव करना है। और उन किरणों के बारे में खास बात ये है कि उनका टकराने के बाद, परावर्तन के बाद आपको रास्ता मालूम होना चाहिए, नहीं तो डायग्राम आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है डायग्राम बनाने में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे जितनी बार समझ में नहीं आए उतनी बार आप पूछ सकते हो, इसमें कोई हिचक करने की बात नहीं है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, अर्थात अथवा उत्तल दर्पण के
मुख्य फोकस से अपसरित होगी, अपसरित का मतलब फैलेगी, ये दिखा रखा है इसमें, ठीक है, ये फैलेगी, ठीक है, ये पड़ेगी, समानांतर आई तो फैल गई, लेकिन इसको पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी, ये खास बात है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो है, पहले इस किरण को आप डॉटेड ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, जहाँ ये टकरा रही है वहाँ पर, फिर आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको सॉलिड बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इसने बताया है कि जो किरण फोकस से होके जाएगी, जो समानांतर आएगी वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होगी, और जो किरण टकराने से पहले फोकस से होके आएगी वो समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पे। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया, जो दूसरा पॉइंट था ना वो ये दिखाया गया आपको, ये वाला पॉइंट है वो, ठीक है, कि जो फोकस से होके किरण आए वो कहाँ चली जाए, समानांतर होके चली जाए, ठीक है। यहाँ पर भी दिखाया गया, यहाँ फोकस जो आपका आभासी है, ठीक है, वास्तविक नहीं है। इसलिए उत्तल दर्पण में दो केस होंगे, दोनों केसेस में क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आभासी बनेंगे, ठीक है, उनको आप पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते। इसके बाद पढ़ेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसे चित्र 10.5a और 5b में दिखाया गया है। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब पर गिरती हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, कि जो किरण सी से होके जाएगी, ठीक है, वो दर्पण के ऊपर 90 डिग्री के अंश पे गिरेगी। कितने डिग्री के अंश पे गिरेगी, 90 डिग्री के अंश पे। तो मैंने बताया था कि किसी दर्पण के ऊपर कोई किरण अगर 90 डिग्री के अंश पे गिरती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो आपतन कोण होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो अपवर्तित कोण भी क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, वो भी 0 होगा। और 0 कैसे होगा, जब ये किरण अपने उसी रास्ते के ऊपर वापस से मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, ये भी 90 डिग्री के अंश पे गिर रही है दर्पण के ऊपर, यहाँ पर भी 90 डिग्री के अंश पे गिरेगी, ठीक है। ये गणित में थ्योरम होती है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई भी चीज़ आप, कोई भी रेखा आप मिलाते हो परिधि के ऊपर, तो वो रेखा जो है परिधि के ऊपर क्या होती है, एक लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। बस उसी थ्योरम का हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। इसलिए ये किरण जो है वापस अपने रास्ते पे वापस लौट जाती है इस तरीके से, ठीक है। दोनों ही चित्र दिखाए गए हैं, अवतल का भी और उत्तल का भी। याद रखिए कि इससे ऊपर पढ़ेंगे अवतल दर्पण चित्र 10.6a अथवा उत्तल दर्पण 10.6b के बिंदु P दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में अपवर्तित होती है। आपतित तथा अपवर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर हो। इसने जो बात बताई है उसमें यह है कि कोई भी चित्र आप बनाते हैं किसी भी दर्पण में, तो उसमें आई जो है वो हमेशा आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये नियम जो है सभी में लागू रहेंगे। जैसे ये पी पे एक किरण गिर रही है, तो ये कुछ कोण बना रही है यहाँ पर आई, तो उतना ही कोण ये किरण परावर्तित जो किरण होगी ये बनाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ये 10 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे, तो ये भी 10 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर के डायग्राम में भी आई आर जो है आप ड्रा करके बताओ, ठीक है, कैसे आएंगे। बच्चों हमने एक ग्रुप बनाया है जो एनसीईआरटी का मैथ कक्षा 8 से लेके 10 तक है और साइंस कक्षा 8 से लेके 10 तक है, ठीक है। और
वो ग्रुप जो है स्पेशली लॉकडाउन में जो बच्चे किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, यानी घर पे रह रहे हैं तो उनकी कक्षाएं नहीं लग रही, सभी बच्चों की नहीं लग रही, तो कमेंट सेक्शन में जाके आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल नंबर है उसको मेंशन करना है, ताकि हम आपको उस ग्रुप में जोड़ सकें और आपको जो मैथ की जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चनेयर हैं, जो प्रश्नावली हैं, उनका भी फायदा आपको मिल सके, ठीक है। और इसके साथ साथ उस ग्रुप में हमने 11वीं और 12वीं के जो फिजिक्स के जो जितने भी लेक्चर हैं वो हमने अपलोड किए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जिनको फिजिक्स का मटेरियल चाहिए एनसीईआरटी का जो आर्टिकल हम करवाते हैं, तो वो भी अपना मोबाइल नंबर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना चित्र 10.7 ए से 10.F तक में बिंब किसी विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। तो ये नीचे दिखाए गए हैं सारे 6 के 6 केस। ये आपने कॉपी में, जैसे मैंने पहले बताया, ये आपने कॉपी में ड्रा करने हैं, ठीक है। कोई समस्या आती तो आप पूछेंगे, 6 के 6 केस, ठीक है। इनमें एक केस जो लास्ट वाला है इसमें थोड़ा सा अलग, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सीखें, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी, क्रियाकलाप 10.4 सारणी 10.1 में दर्शाई गई बिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए आप पूर्व अनुच्छेद में वर्णित 2 किरणों को ले सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया, एक किरण समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, और एक किरण जो है मुख्य फोकस से होके जाएगी, ठीक है, और परावर्तन के बाद एक फोकस से होके चली जाएगी और एक समानांतर हो जाएगी। सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है। अपने चित्रों की तुलना 10.7 में दिए गए चित्रों के साथ कीजिए। ये जो चित्र आपको दिए हुए हैं 6 के 6 चित्र, इनकी तुलना जो है आप अपनी कॉपी में जो बना रहे हो उनसे आपने क्या करनी है, कंपैरिजन करना, तुलना करनी है। प्रत्येक दशा में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब वो सीधे हैं, उल्टे हैं, आभासी हैं या वास्तविक है। स्थिति यानी वो कहाँ बन रहे हैं, सी पे बन रहे हैं, सी और एफ के बीच में बन रहे हैं, या दर्पण के पीछे बन रहे हैं, या एफ पे बन रहे हैं, इस तरह से आपने बताना है। आपेक्षिक साइज का मतलब ये है कि वो वस्तु से छोटे हैं या वस्तु से बड़े हैं, आवर्धित हैं या वो छोटे हैं, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। अपने परिणामों की सुविधाजनक प्रारूप में सारणीबद्ध कीजिए। अब आपने अपनी कॉपी में एक सारणी बनानी है, उस सारणी को भी आप किताब की जो बुक की जो सारणी दी हुई उसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अवतल दर्पणों के प्रयोग पढ़ेंगे अब हम। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, बैटरी जो घरों में टॉर्च, आजकल तो हम टॉर्च मोबाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले टॉर्च का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। जो सीमा पे जो जवान हैं, जो प्रहरी हैं, वो रात के टाइम पे जो हमारी रक्षा करते हैं दुश्मनों से, वो भी टॉर्च का माथे पे यूज़ करते हैं, माथे पे लगा लेते हैं टॉर्च को, ठीक है, आपने देखे भी होंगे। किसान जो है वो रात के टाइम पे जैसे पानी वगैरह अगर खेतों में देना तो सिंचाई करनी होती है या रखवाली करनी होती है तो वो भी यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। सर्च लाइट जो रात के टाइम पे किसी चीज़ की खोजबीन के लिए यूज़ की जाती है। वाहनों के अगर दीप, जो वाहनों की आगे वाली लाइट होती है, हेडलाइट, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस तरह से हेडलाइट जो होती हैं उनमें बीच में बल्ब की सिचुएशन होती है, ठीक है, इस तरह से बल्ब लगा होता है। और ये जो होता है ये गोलीय दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, इसके पीछे वाले भाग पे पॉलिश की होती है। तो लाइट जो है इससे टकराएगी और इस तरह से समानांतर हो जाती है, टकराने के बाद किरणें समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। और दूर तक ये जो है ना, ये आपको दूर तक का हिस्सा जो है नज़र आता है इस तरीके से। में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण, जो नाई होता है वो भी इनका प्रयोग किया करता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। दंत चिकित्सक जो होता है वो भी इन दर्पणों का यूज करता है, ठीक है। सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो सभी के घरों में डिश टीवी है, ठीक है, लगभग सभी के घरों में है,
तो डिश की जो छतरी होती है, डिश जो होता है उसमें क्या है एक्चुअली, वो लोहे की इस तरह से एक डिश होती है, ठीक है। उस डिश को हम क्या करते हैं, एक स्टैंड पे माउंट करते लगाते हैं, तो उसका जो फोकस होता है, अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय किरणें जो गिर रही हैं इसके ऊपर, डिश के ऊपर है, उनका उनका जो फोकस होगा, अब ये डिश का जहाँ पर फोकस होगा तो उस फोकस के ऊपर क्या रखते हैं, एक रिसीवर रखते हैं, ठीक है। ये किरणें जिस रिसीवर के ऊपर अगर फोकस हो जाएंगी तो आपको सिग्नल जो है टीवी में बिल्कुल साफ नज़र आएगा, आपको मूवी या कोई सीरियल देखने में काफ़ी जो पिक्चर है वो क्लैरिटी आपको मिलेगी उनकी, ठीक है। और सौर कुकर में भी इस तरह का यूज जो है किया जाता है, तो वो सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो अवतल दर्पणों का प्रयोग जो है वो हमने पढ़ा, ठीक है। इससे आगे का जो लेसन है वो हम इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस लेसन को आप पढ़ेंगे, इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, ठीक है, या अभ्यास के या पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न इस लेसन में दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आप डिस्कस करोगे, उनके उत्तर जानने की कोशिश करोगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि उसका उत्तर आपको नहीं मिला तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पे आपको जो है उसका उत्तर नहीं मिला, ठीक है। तो आपको उत्तर उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद क्या काम करना है, ठीक है, या बताना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। थैंक यू।